आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का सुनिए जनाब, एक खास मुद्दे पर है। यह खास मुद्दा है थर्ड फ्रंट। इस समय भारतीय राजनीति में थर्ड फ्रंट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। थर्ड फ्रंट का मतलब गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी, जो क्षेत्रीय पार्टियों का एक समूह होगा जो 2024 के चुनाव में भाजपा को रोकने की कोशिश करेगा। और इस थर्ड फ्रंट को बनाने की कोशिश और कोई नहीं, एनसीपी व सुप्रीमो शरद पवार कर रहे हैं। थर्ड फ्रंट को बनाने को लेकर शरद पवार ने पिछले 15 दिनों में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ 3 बार मुलाकात की है और कल उन्होंने 4 क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भी अपने दिल्ली स्थित कार्यालय में मुलाकात की है, जिसमें सपा, आम आदमी पार्टी, वामपंथी दल मौजूद थे। वहीं उसके बाद उन्होंने अगले दिन बसपा और बाकी अन्य क्षेत्रीय दलों जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ भी चर्चा की है। पर थर्ड फ्रंट को बनाने की इससे पहले भी कई बार कोशिश की जा चुकी है। 2019 में भी लगा था कि थर्ड फ्रंट तैयार होगा और जो बीजेपी को टक्कर देगा। पर इस थर्ड फ्रंट को लेकर अब कांग्रेस और एनसीपी जो महाराष्ट्र में गठबंधन में, सरकार गठबंधन में चला रहे, इनमें विरोधाभास हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस को कोई थर्ड फ्रंट मंजूर नहीं है। कांग्रेस चाहती है अगर थर्ड फ्रंट बने तो उसका नेतृत्व कांग्रेस करे, पर क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व को मंजूर नहीं कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक बाबा सिंह जुड़े हुए। उनकी इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा समझ है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ तकनीकी वजहों के वजह से वो अभी जुड़ने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। हम हमारी टेक्निकल टीम को बोलेंगे बाबा सिंह जी को जरा जल्दी जोड़ा जाए। हम एक बार फिर बता दें कि पूरे देश में इस समय थर्ड फ्रंट को लेकर चर्चा है। थर्ड फ्रंट यानी गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी दलों का एक समूह जो 2024 में भाजपा को रोकने की कोशिश करेगा। हमारे साथ बाबा सिंह जी जुड़ चुके हैं। बाबा सिंह जी, आप जरा कैमरा को स्लांट रखिए, मोबाइल को वर्टिकल रखिए, आप ईयरफोन लगा लीजिए। बाबा सिंह जी, आपको आवाज मेरी बहुत अच्छे से आएगी सर, तार में देंगे। आपको भी पता होगा 2019 में भी थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की गई थी, पर उस समय भी मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस समेत कई दल एक मंच पर आए थे। फिर यह लगा भी था कि थर्ड फ्रंट तैयार हो जाएगा, लेकिन हर बार की तरह थर्ड फ्रंट की नाम की कोई चीज नहीं है। अब एक बार फिर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए थर्ड फ्रंट का तैयार किया जा रहा है और इसका नेतृत्व खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कर रहे हैं। हमारे साथ बाबा सिंह जी ऑडियो से, फोन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। हेलो बाबा सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बाबा सिंह जी, आपका मेट्रो मुंबई में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा सिंह जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, थर्ड फ्रंट को बनाने की इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई है। एक बार फिर शरद पवार थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या थर्ड फ्रंट मोदी सरकार को रोकने में कामयाब हो पाएगा 2024 में? क्या ये थर्ड फ्रंट अस्तित्व में भी आ पाएगा कभी? इस पर आप क्या सोचते हैं सर? हेलो बाबा सिंह जी, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? हाँ जी, सुनाई दिया। हाँ जी सर, ये थर्ड फ्रंट कभी बन पाएगा? एक विपक्षी दलों थर्ड का फ्रंट बनने के बावजूद भी मोदी को हरा नहीं पाएंगे। जी सर, ऐसा क्यों सर? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग टिक नहीं पाएंगे मोदी के सामने? ऐसा इसलिए लग रहा है कि कांग्रेस इसको बनने नहीं देगी थर्ड फ्रंट को। जी सर। हाँ, पर राहुल गांधी का नेतृत्व तो ये इन क्षेत्रीय पार्टी के कोई भी नेता एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये वर्तमान स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस का राहुल गांधी को खुद कांग्रेस वाले नहीं मानते हैं। जी सर। हाँ, तो थर्ड फ्रंट का नेतृत्व कौन करेगा सर? ममता बनर्जी या शरद पवार? प्रधानमंत्री का चयन एक ही आदमी है, शरद पवार। लेकिन सर, क्षेत्रीय पार्टियों में इस समय सबसे मजबूत स्थिति ममता बनर्जी की है, बाकी उनके सामने सही बात कोई नहीं है। ममता बनर्जी की स्थिति मजबूत है, लेकिन ममता बनर्जी शरद पवार का नेतृत्व मानती है। जी सर, उनके वरिष्ठ होने की वजह से इनके पुराने संबंध है। जी सर, वरिष्ठ राजनेता होने की वजह से। हाँ,
इनमें इन दलों का बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन पाएगा सर? आपको क्या लग रहा है कि नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। और उसकी मेन जड़ है कांग्रेस, जो बनने नहीं देगी। अगर थर्ड फ्रंट, अगर समझिए सर, संभव सिर्फ सोचिए कि बन जाता है तो कांग्रेस का इस देश से सुपड़ा साफ हो सकता है। हेलो बाबा सिंह जी, अगर थर्ड फ्रंट का निर्माण हो जाता है तो कांग्रेस आपकी आवाज कट रही है जी। आपकी आवाज कट रही है जी, हम टेक्निकल टीम से कोशिश करेंगे कि आवाज सही की जाए। उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही है। अभी आपको आवाज आ रही है बाबा सिंह जी मेरी? हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मेरा ये पूछना है, अगर थर्ड फ्रंट बन जाता है, मान लीजिए अगर ये तैयार हो जाता आपकी है। आवाज कटती हुई आ रही, कट रही है। जी सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज सही की जाए। टेक्निकल टीम से हम अनुरोध करते हैं सर। हेलो। हाँ, मैं पूछ रहा हूं सर, अगर ये आप मान लीजिए कि एक बार ये थर्ड फ्रंट बन भी जाता है तो कांग्रेस अगर 2019 में 3 दल हो जाएंगे, बीजेपी, थर्ड फ्रंट और आवाज कट रही है, एकदम क्लियर नहीं आ रही है। पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही है। जी सर, हम कोशिश कर रहे हैं आपकी आवाज को दुरुस्त करने के लिए। हेलो, अब आ रही है सर आवाज? नहीं आ रही है। जी सर, हम फिर से बाबा सिंह जी से कोशिश करेंगे जोड़ने की। हमारी टेक्निकल टीम से अनुरोध है, बाबा सिंह जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है, आप जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करिए। हम आज आपको बता दें, हम थर्ड फ्रंट को लेकर चर्चा कर रहे हैं। थर्ड फ्रंट जो शरद पवार जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कांग्रेस ने अभी से इसका विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस को इस थर्ड फ्रंट का नेतृत्व करना है, कांग्रेस की यह महत्वाकांक्षा है। पर क्षेत्रीय दल कांग्रेस के राहुल गांधी यानी युवराज यानी सांसद यानी भविष्य के अध्यक्ष का नेतृत्व शायद मंजूर नहीं करेंगे। यह बात भली भांति कांग्रेस पार्टी भी जानती है। इसी वजह से थर्ड फ्रंट का विरोध कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। पर हम आज ये मुद्दा जानना चाहते हैं, अगर थर्ड फ्रंट बन जाता है तो कहीं ये बीजेपी को गिराने में सक्षम है? और थर्ड फ्रंट अगर चुनाव लड़ता है बीजेपी के सामने तो कांग्रेस की स्थिति उस चुनाव में क्या होगी, इसको लेकर हम विश्लेषण कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बाबा सिंह जी जुड़े हुए। जरा तकनीकी समस्या आ गई है, हम उनसे वापिस जुड़ने की कोशिश करेंगे थर्ड फ्रंट को लेकर। हमारे साथ और एक कांग्रेस के नेता उपेंद्र दोषी जी भी जुड़ने वाले हैं, उन्हें भी हम कॉल पे जोड़ने की कोशिश कर लेंगे। उन्हें भी बताएं, उनसे भी जानेंगे कि कांग्रेस इस थर्ड फ्रंट का विरोध क्यों कर रही है। आखिर कांग्रेस को इस थर्ड फ्रंट से क्या समस्या है? आखिर कांग्रेस इस थर्ड फ्रंट का विरोध कर क्या बताना चाहती है? क्या वह क्षेत्रीय दलों को दबाने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस क्या क्षेत्रीय दलों को बढ़ने नहीं देना चाहती? वह राष्ट्रीय राजनीति पर एक छत्र कब्जा रखना चाहती है गैर बीजेपी दल के रूप में, कि बीजेपी को सिर्फ विकल्प कांग्रेस, बीजेपी का विकल्प सिर्फ जनता कांग्रेस के रूप में देखे। इसको लेकर हम कांग्रेस के नेताओं से भी सवाल पूछेंगे। हम हमारी टेक्निकल टीम से अनुरोध करते हैं, अगर ऑनलाइन माध्यम से अगर नहीं जुड़ पा रहे उपेंद्र दोषी जी तो उन्हें ऑडियो कॉल के माध्यम से जोड़ लिया जाए। आज थर्ड फ्रंट को लेकर चर्चा हो रही है। थर्ड फ्रंट जो शरद पवार जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब तक थर्ड फ्रंट की स्थिति क्लियर नहीं है। थर्ड फ्रंट में कौन दल शामिल होंगे, किसका नेतृत्व होगा? इसका नेतृत्व ममता बनर्जी करेंगी या शरद पवार खुद करेंगे या और कोई नेता करेगा? आपको एक नक्शा दिखाते हैं हम, जिसमें हम बताएंगे आपको उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक कितने दल थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकते हैं। हम बता रहे हैं आपको, एक नक्शा बताते हैं जिसके आधार पर हम आपको समझाएंगे। आप ये नक्शा देख रहे होंगे, इस नक्शे के हिसाब से देखिए। आप उत्तर में जाइए, जम्मू कश्मीर जो पहला राज्य है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है। वहीं उससे हम नीचे आए दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 दल थर्ड फ्रंट में भाग ले सकते हैं, जिनमें आरएलडी आरएलडी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी शामिल है। वहीं हम और नीचे और बिहार में जाए तो हम राष्ट्रीय जनता दल, और असम में जाए तो एआईयूडीएफ, वहीं झारखंड में जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उससे नीचे बंगाल में आए तो हम तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ऐसे कई दल है क्षेत्रीय जो थर्ड फ्रंट का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं हम ओडिशा की बात करें तो बीजू जनता दल,
और महाराष्ट्र की बात करें तो शायद बीजेपी की पुरानी गठबंधन साथी रही शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकती है। वहीं हम कर्नाटक की बात करें तो जनता दल सेकुलर, वहीं हैदराबाद वहीं तेलंगाना की बात करें तो टीआरएस तेलुगु देशम पार्टी ये शामिल हो सकती है। वहीं भारत के अंतिम राज्य तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके जो इस समय वर्तमान में तमिलनाडु के सत्ता पर काबिज है वो थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकती है। इतने दल मिलकर एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के अंतर्गत कैसे आएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे देश में कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है और आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, ये जितनी भी पार्टियां है क्षेत्रीय दल है ये सभी पारिवारिक पार्टियां हैं। मतलब इनका घर, इनके परिवारों की पार्टी है ये। आप इन सभी दलों को एक तरह से लगा सकते हैं अंदाज, पिताजी के बाद बेटा, बेटा के बाद उनका बेटा इन पार्टियों को नेतृत्व करता है। अब ये जितने भी दल है, सिर्फ अभी तक इसमें आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, बाकी ये सारी दलें पारिवारिक पार्टियां है अब तक। इसमें आप समाजवादी पार्टी को ले सकते हैं जिनमें मुलायम सिंह के बाद अब उनके बेटे अखिलेश यादव अध्यक्ष है। बहुजन समाज पार्टी में अभी तक तो फिलहाल मायावती अध्यक्ष है। वहीं आरएलडी की बात करें, लालू प्रसाद के बाद अब वो पार्टी उनके बेटे संभाल रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन उस पार्टी को संभाल रहे। तृणमूल कांग्रेस भी एक फिलहाल तो ममता बनर्जी की पार्टी है, पर उनके बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस पार्टी को लीड कर सकते हैं। वहीं नवीन पटनायक की बीजू दल भी काफी पुरानी पार्टी है, उनके परिवार उस पार्टी को चला रहे। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले है, भतीजे अजीत पवार है। वहीं जनता दल सेक्युलर की बात करें तो अभी फिलहाल उनके बेटे मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के। और टीआरएस की बात करें तो यह चंद्रशेखर राव की पार्टी है। वहीं डीएमके की बात करें तो करुणानिधि के बाद अब स्टालिन इस पार्टी को चला रहे। तो ये कॉमन बात है, इनमें से ज्यादातर पार्टियां पारिवारिक पार्टियां है। आपको मैंने समझाया, नाम लेकर बताया ये ज्यादातर दल। अब ये बात देखने की होगी कि लेकिन सबसे बड़ी कांग्रेस के सामने वो समस्या होगी जहां थर्ड फ्रंट भी असर नहीं कर पाएगा। वो एक बात होगी, जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होगी वहां थर्ड फ्रंट का कोई रोल नहीं होगा। जैसे इन राज्यों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शामिल है जहां क्षेत्रीय दलों का कोई स्थान नहीं है, कोई वजूद नहीं है फिलहाल। तो यहां सीधी टक्कर कांग्रेस बीजेपी की होगी। ऐसे 4 ही राज्य है फिलहाल देश में और छोटे कई राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कई छोटे छोटे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय दल है लेकिन वहां उनका प्रभाव इतना नहीं है। पर बड़े राज्यों की हम बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात, जहां सीधे सीधे बीजेपी कांग्रेस की टक्कर होगी, यहां ये थर्ड फ्रंट कितना कारगर होगा ये तो समय बताएगा। पर आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कभी ये थर्ड फ्रंट वजूद में आएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की जा चुकी है पर ऐसा हुआ नहीं कि अब तक कोई थर्ड फ्रंट बन गया हो। या तो सत्ता पे आई बीजेपी या कांग्रेस, पर राहुल गांधी के नेतृत्व को कई क्षेत्रीय दल अमान्य करते हैं। वो मानते नहीं कि राहुल गांधी मोदी से मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए शरद पवार से लेकर टीएमसी सब मिलकर अब एक विकल्प खुद बनाना चाह रहे हैं जिसमें थर्ड फ्रंट नाम दिया जाएगा उस विकल्प को, जो पीएम मोदी को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन कई जानकार लोगों का मानना है कि यह थर्ड फ्रंट भी मोदी सरकार को रोकने में सक्षम नहीं होगा। एक बार फिर हम आपको नक्शा बताते हैं कि इस थर्ड फ्रंट में कौन से दल शामिल हो सकते हैं। हम उत्तर भारत से बात शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 क्षेत्रीय पार्टी है, पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है। फिर हम आते हैं हमारी देश की राजधानी दिल्ली, जहां फिलहाल वर्तमान में सत्ता में आम आदमी पार्टी है। यह भी थर्ड फ्रंट में शामिल होने की चर्चा है। इसके आम आदमी पार्टी के भी थर्ड फ्रंट में शामिल होने की चर्चा है। वहीं हम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 3 दल थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकते हैं अगर सब कुछ सही चला। इनमें है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी। वहीं हम बिहार की बात करें तो यहां भी एक दल है, जो 3 दल है मुख्य बिहार में, नीतीश कुमार का जेडीयू, लालू प्रसाद का आरजेडी और एक बीजेपी। नीतीश कुमार और बीजेपी फिलहाल सत्ता में है, गठबंधन में है, पर आरजेडी थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकती है। इसको लेकर चर्चा है। उन्होंने मुलाकात भी की है शरद पवार के आवास दिल्ली स्थित कार्यालय, एनसीपी कार्यालय में, तो वो उनकी भी चर्चा है कि थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकते हैं। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में फिलहाल कांग्रेस
और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की सत्ता है, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन भी थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो वाम दल और तृणमूल कांग्रेस जो गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकते हैं। इस थर्ड फ्रंट में सबसे मजबूत क्षेत्रीय दल अगर कोई है इस समय तो वह तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस के पास 200 से ज्यादा विधानसभा सीटें और कुछ ही समय पहले उसने करारी हार दी थी बीजेपी को पश्चिम बंगाल चुनावों में। तो इन जितने भी दल है, इन दलों में अगर सबसे मजबूत स्थिति वर्तमान में भारतीय राजनीति में किसी दल की है तो वह तृणमूल कांग्रेस है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के भारी भरकम चुनाव प्रचार के बावजूद अपनी सत्ता बचा ली और जिससे साबित होता है कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी का विकल्प बन सकती है सिर्फ और सिर्फ फिलहाल तो बंगाल में। लेकिन अगर ये सारे दल ममता बनर्जी को अपना नेता का मान लेते तो थर्ड फ्रंट का नेतृत्व ममता बनर्जी कर सकती है कहीं ना कहीं। और हम फिर बात करें ओडिशा की। ओडिशा में आपको पता ही होगा बीजू जनता दल, जिसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और पटनायक परिवार कई वर्षों से एक तरफा राज कर रहा है ओडिशा में। यह परिवार भी बहुत शक्तिशाली परिवार माना जाता है। राजनीतिक परिवार है, बहुत शक्तिशाली राजनीतिक परिवार है ओडिशा में। इनकी कई पीढ़ियां राज कर रही है, अब नवीन पटनायक इनके राज कर रहे हैं। वहीं हम दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक में जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर, जिनके बेटे कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, वो थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकती है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो टीआरएस जो चंद्रशेखर राव की पार्टी है, और वहीं तमिलनाडु भारत के आखिरी राज्य की बात करें वो डीएमके जो करुणानिधि के बेटे स्टालिन है, जो फिलहाल वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं। हाल ही में उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव में जीत दर्ज की और एआईडीएमके की सत्ता को हटा दिया वहां से और वो अब खुद मुख्यमंत्री है। वहीं हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2 दल, जो एक तो शिवसेना है जो 25 साल तक बीजेपी की दोस्त थे, वर्तमान में वो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता चला रही है। तो शायद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना भी थर्ड फ्रंट में शामिल हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता शरद पवार इस थर्ड फ्रंट के लिए पहल कर रहे हैं। वह दिल्ली में, बता दें आपको, पिछले 3 दिनों में वो दिल्ली में मशहूर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात कर चुके हैं। प्रशांत किशोर जिनकी पहचान चुनावों में रणनीति बनाने के लिए, प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात थर्ड फ्रंट को लेकर ही हो रही है। प्रशांत किशोर और शरद पवार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के विरुद्ध एक थर्ड फ्रंट तैयार किया जाए, जिसमें सारी क्षेत्रीय पार्टी को एकत्रित किया जाए ताकि वोट का डिवाइड ना हो सके, वोट का बंटवारा ना हो सके। अगर वोट एक तरफ पूरे बीजेपी विरोधी वोट पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की राह कठिन हो सकती है 2024 में। पर इस थर्ड फ्रंट को कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनौती दे रही है। कांग्रेस को डर है कि अगर थर्ड फ्रंट कामयाब हो गया तो कांग्रेस की भारतीय राजनीति में से अहमियत और महत्व और कम हो जाएगा। पहले से ही क्षेत्रीय दल के नेता राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इस समय भारतीय राजनीति में कांग्रेस की परिस्थिति काफी दयनीय है। कई दल आज कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या अन्य दलों में चले गए। आप देख रहे हो गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा और थोड़े से उनके आज भी करीबी नेता गांधी परिवार के जो सीडब्ल्यूसी में काम करते हैं, वही नेता आज भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए। वही G20 एक समूह है कांग्रेस का, जिसमें बहुत बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, वो नाराज चल रहा है। राजस्थान में सचिन पायलट सिंधिया पार्टी छोड़ चुके हैं। हाल ही में यूपी में एक बड़े कांग्रेस नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब ऐसे ऐसे करके कई दल कांग्रेस को छोड़कर अन्य दलों में जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कई इस समय कितने कांग्रेस की। हमारे साथ बाबा सिंह जी जुड़ चुके हैं। बाबा सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आप हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। सर आप ईयरफोन लगाइए। मेरी आवाज आ रही है लेकिन आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर आपकी हम आवाज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर हमारे साथ उपेंद्र दोषी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है। उपेंद्र सर जी नमस्कार। उपेंद्र दोषी जी नमस्कार, मेट्रो मुंबई में आपका स्वागत है।
हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता उपेंद्र जोशी जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भरत सिंह जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है। भरत सिंह जी, आपका मेट्रो मुंबई में स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। भरत सिंह जी, मेरा आपको सवाल है कि थर्ड फ्रंट को कांग्रेस का क्यों विरोध है? आवाज क्लियर नहीं आ रही, पूछिए क्या पूछ रहे थे? आपसे मेरा सवाल है भरत सिंह जी, थर्ड फ्रंट अगर बन रही है तो कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, थर्ड फ्रंट बनना ऐसा तो मेरे पास ऐसा कोई सब न्यूज नहीं है। सर, शरद पवार जी दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है, आप भी जान रहे हो, आप भी रोज देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए, आवाज बढ़ाइए भरत सिंह जी की थोड़ी। पहले तो मैं जी सर, बोलिए। कह रहा हूं कि जो थर्ड फ्रंट की बात चल रही है, ये एक मीडिया की सोच की उपज है। प्रशांत किशोर जी ने कल क्लियर ये कहा है कि कोई थर्ड फ्रंट फोर्थ बना के मतलब नहीं है, सेकेंड फ्रंट ही काम आएगी और वो कांग्रेस पार्टी। उन्होंने क्लियर कोट करके ये कहा है प्रशांत किशोर जी, जो रणनीतिकार आप लोग सब बता रहे हैं कि पवार साहब के रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी इस समय पवार साहब के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कल ये कहा है, बयान दिया है कि कोई थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट जो है वो भाजपा को हरा नहीं सकती है। अगर कोई हरा सकता है वो सेकेंड फ्रंट कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है, ये साफ शब्दों में कहा है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट काम नहीं आएगा, चाहे वो थर्ड फ्रंट के लिए हो चाहे वो फोर्थ फ्रंट चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, घड़ी घड़ी वो बोल रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे विधानसभा लोकसभा। आप सहमत है उनके बयान से कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? नाना पटोले जी के बातों से हम सभी कांग्रेसी, चाहे वो बड़ा कांग्रेसी हो या छोटा कांग्रेसी हो, समर्थन में है। तो व्यक्ति को पार्टी है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, एनसीपी के शरद पवार जी प्रमुख जो है वो भी अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए ये पूरी कवायद कर रहे हैं। शिवसेना भी अपनी पार्टी को बढ़ाने की कवायद कर रही है, चाहे वो भाजपा भी जो है वो अपनी पार्टी को बढ़ाने की कवायद कर रही है। तो क्या कांग्रेस को अपनी पार्टी को बड़ा विस्तार देने का कवायद नहीं करने, मतलब बढ़ाने का ये नहीं कोशिश नहीं करना चाहिए? तो ये सभी पार्टियों का अपना व्यक्तिगत। मेरा आपसे सवाल है, कई नाना पटोले कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना पे प्रेशर डालने की तो कोशिश नहीं कर रहे कि आगामी चुनाव में हमें ज्यादा से ज्यादा सीट दी जाए वरना हम अलग लड़ सकते हैं। और उन्होंने एक बात भी कही है, हमें सरकार की जरूरत नहीं है, सरकार को हमारी जरूरत है। तो आप लोग प्रेशर गेम या माइंड गेम तो नहीं खेल रहे गठबंधन साथियों के साथ? देखिए, नाना भाई ने जो कहा है वो एकदम सही कहा है। सरकार में हमारा समर्थन है। अगर हम मान लीजिए अगर हम समर्थन से हटते हैं तो क्या सरकार चलेगी क्या? सवाल ये है कि सरकार में हम साथ में है, सरकार में हम रह रहे हैं, लेकिन सरकार में अगर कोई बात होती है तो हम बैठ के विचार विमर्श करते हैं और बातें करते हैं। और फिर नाना पटोले की बातों का मैं समर्थन करता हूं। ये पूरा आधार है हमें अपनी पार्टी का विस्तार करने का, अपनी पार्टी को बढ़ाने का। हमारे पास इतना बड़ा महाराष्ट्र हो या पूरा देश। 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगे भरत सिंह जी, कांग्रेस पार्टी, जो नाना पटोले की आप बात का समर्थन कर रहे? तो देखिए, जो कांग्रेस के जितने भी कांग्रेस की विचारधारा की पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। एनसीपी तो हमारे साथ लड़ती ही है। अगर जरूरत समझे, अगर दूसरी पार्टियों को ये जरूरत समझेगी कि नहीं हमें कांग्रेस के साथ में जाना चाहिए, कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लगती है, हमें उसके साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, ऐसे सभी पार्टियों का नाना पटोले जी और हम सभी स्वागत करते हैं। और हम सब मिलकर जो है पार्टी हम लड़ेंगे चुनाव। जी, हमारे साथ उपेंद्र जोशी जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जोशी जी, आप नाना पटोले के बात का समर्थन करते हैं, वो थर्ड फ्रंट का विरोध कर रहे हैं जो दिल्ली में शरद पवार जी अपने नेतृत्व में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वह देश के सारे क्षेत्रीय दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मोदी सरकार के विरोध 2024 में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसको कांग्रेस का विरोध है। उपेंद्र जोशी जी, आप नाना पटोले के जो हालिया में दिए जा रहे बयान है उनके बारे में क्या कहेंगे? वो अकेला लड़ने का राग अलाप रहे 2024 में, और वो कह रहे हमारा को पूरा हक है पार्टी का विस्तार करने का। एक आम कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता इस बयान को लेकर क्या सोचता है? इस पर स्थिति स्पष्ट कीजिए उपेंद्र जोशी जी। मेरा पहला मुद्दा ये, आवाज आ रहा है मेरा? जी जी, आ रहा है आपका साहब। आ रहा है। पहला मुद्दा मेरा ये है कि नाना पटोले जी ने
थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट जो भी हुए उसका विरोध किया ही नहीं है। नाना पटोले जी ने जब भी बोला कि हम अकेले महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा, नहीं उपेंद्र द्विवेदी जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ एक सेकंड। उन्होंने ऐसा बोला कि हम कांग्रेस के नेतृत्व में अगर सब दल आ जाते हैं तो तैयार है, मतलब वो राहुल गांधी या कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसके नेतृत्व में सारे क्षेत्रीय दलों को जोड़ना चाहते हैं। पवार साहब जो अभी मेहनत कर रहे हैं वो कांग्रेस को पूछ के तो मेहनत नहीं कर रहे। नहीं सर, वो उनकी मेहनत कर रहे हैं सबको इकट्ठा करने की। जब भी कांग्रेस को अजू तक पूछा नहीं गया है, जब भी कांग्रेस आ जाएगा कि भाई उनका प्लानिंग क्या है, कैसा आगे 2024 का चुनाव चाहते, कैसा और कोई भी चुनाव लड़ना चाहते, तो हम कांग्रेस के हाथ से बात करेंगे। ये सब जो मेहनत वो पूरे देश को इकट्ठा करने की मेहनत कर रहे हैं। आप दोनों से मेरा सवाल है, कहीं शरद पवार जी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहे, भरत जी और उपेंद्र जी? कांग्रेस को साइडलाइन कर शरद पवार जी 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना तो नहीं देख रहे, या कोशिश करना चालू कर दिया उन्होंने? नहीं, पवार साहब का ऐसा कुछ सपना नहीं है। उसने कुछ 1-2 महीने पहले खुद बताया था कि मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना नहीं है। खुद पवार साहब का स्टेटमेंट है। और प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो राहुल गांधी बनेगा। देश में अगर नंबर 1 वोट किसके पास, तो पूरे देश में बीजेपी के पास। नंबर 2 वोट है तो कांग्रेस के पास है। तो प्राइम मिनिस्टर तो बीजेपी या कांग्रेस का ही बनेगा। एकदम सिंपल बात है। इसके भरत जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है, कहीं शरद पवार जी तो नहीं देख रहे प्रधानमंत्री बनने का सपना, या उन्होंने इसके लिए कोशिश भी शुरू कर दी हो? इस पर आप क्या सोच रहे? या फिर ममता बनर्जी भी एक विकल्प है प्रधानमंत्री मोदी के रूप में? क्योंकि देश में इस समय सबसे मजबूत क्षेत्रीय दल टीएमसी है, जिसके पास 200 से ज्यादा विधायक है। क्षेत्रीय दलों की बात कर रहा हूं मैं भरत जी। उनके आपकी बात बराबर है। मुद्दा यह है कि किसके पास कितना वोट है में, तो उसमें पवार साहब या दूसरी कोई पार्टी का वोट इकट्ठा करे तो भी कांग्रेस का वोट ज्यादा होता है, तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा होता है। तो प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो कांग्रेस पार्टी का बन सकता है या बीजेपी का बन सकता है। एकदम सिंपल जी। भरत जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है जो मैंने उपेंद्र जोशी जी से पूछा। क्या ममता बनर्जी और खुद शरद पवार एनसीपी सुप्रीमो कहीं प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इस समय देश में सबसे मजबूत क्षेत्रीय दल टीएमसी है, जिसके पास 200 से ज्यादा विधायक है। क्या ये साइडलाइन, राहुल गांधी को साइडलाइन कोशिश करने की कोशिश चल रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि दूसरी पार्टियां क्या सोचती है उसे हमें नहीं सोचना है। हमारी सोच क्या है और हमारी पार्टी क्या सोचती है ये हमें सोचना है। हमारे देश के लाखों करोड़ों कार्य। आवाज बंद हो गया क्या? जी उपेंद्र जी, मेरा वही आपसे भी वही सवाल है, क्या थर्ड फ्रंट के नेतृत्व को कहीं कांग्रेस कबूल करेगी? क्या कांग्रेस थर्ड फ्रंट के अंडर में लड़ सकती है अगर मोदी को रोकना है 2024 में? तो अगर कांग्रेस का पीएम मान्य करेगा थर्ड फ्रंट तो ही कांग्रेस हाँ बोलेगी, नहीं तो ना बोलेगी। अगर लीडरशिप और किसी के हाथ में हुई और कांग्रेस का समर्थन मांगा तो कांग्रेस समर्थन करेगी थर्ड फ्रंट को, चेहरा कोई और हो प्रधानमंत्री को, राहुल गांधी को छोड़कर? नहीं करेगी। राहुल गांधी को छोड़ के कोई कार्यकर्ता तैयार नहीं है। जी ओके, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर राहुल गांधी को थर्ड फ्रंट का नेता बनाया जाएगा तो ही कांग्रेस थर्ड फ्रंट को समर्थन करेगी, अन्यथा थर्ड फ्रंट का कोई वजूद नहीं है कांग्रेस के हिसाब से। कांग्रेस थर्ड फ्रंट को समर्थन नहीं करेगी अगर राहुल गांधी जी का समर्थन नहीं मिलता है। आज के लिए सुनिए जनाब, में बस इतना ही। यही थी आज की मुद्दे थर्ड फ्रंट को लेकर। आज यही विषय था थर्ड फ्रंट को लेकर। कल हम और किसी मुद्दे के साथ फिर उपस्थित होंगे। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नया अंदाज